एक पल पहले मैं बस एक मामूली डिलीवरी बॉय था जो कुछ पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। मुझे न केवल एक कुत्ते ने काट लिया था बल्कि एक बदतमीज महिला ग्राहक ने मेरे चेहरे पर बर्फ के पानी से भरा गिलास भी फेंक दिया था। मैं अपने कमरे का किराया तक नहीं दे पा रहा था और मकान मालिक ने मुझे बाहर निकाल दिया था। लेकिन अगले ही पल हाईवे पर एक भारी भरकम हेलीकॉप्टर उतरा। काले सूट में सजे 1 दर्जन से अधिक बॉडीगार्ड्स ने मेरे सामने 90 डिग्री झुककर मुझे युवा मालिक, यंग मास्टर कहकर पुकारा। बाद में पता चला कि यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दयालुता दिखाते हुए एक बूढ़े कचरा बीनने वाले को अपनी आधी उबली हुई रोटी बन दे दी थी। किसने सोचा था कि वह वास्तव में अरबों की संपत्ति के मालिक एक छिपे हुए अरबपति थे। मरने से ठीक पहले उन्होंने अपनी पूरी वसीयत मेरे नाम कर दी, जिससे मैं पल भर में अरबपति बन गया। फिलहाल ओवरपास के नीचे मैं कंक्रीट की सीढ़ियों पर बैठा अपने मुंह में एक ठंडी सूखी रोटी ठूस रहा था। सुबह एक नाश्ते के ठेले वाले ने इसे फेंकने के लिए बाहर रखा था, जहाँ से मैंने इसे बिना किसी शर्म के उठा लिया था और किसी तरह इसके 2 निवाले खा पाया था। यह इतनी सख्त और ठंडी थी कि इसे निगलते समय मेरे गले में तेज दर्द हो रहा था। ओवरपास की दरार से बारिश की एक बूंद ठीक मेरी गर्दन के पीछे गिरी, जिससे मैं कपकपा उठा। मेरी डिलीवरी की वर्दी पूरी तरह भीग चुकी थी और शरीर से चिपकी हुई थी। तभी ठीक मेरे बगल से जोर जोर से खांसने की आवाज आई। मैंने सिर घुमाकर देखा। दादागू पुल के खंभे के पास दुबके बैठे थे। उनकी पीठ झुकी हुई थी और वे इतनी जोर से खांस रहे थे कि उनका पूरा शरीर हिल रहा था। बूढ़े दादा ने अनगिनत पैच रफू वाला एक पुराना सैन्य कोट पहन रखा था और उनके सफेद बालों से लगातार पानी टपक रहा था। मैंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने फिर से अपनी दवा नहीं ली है। दादागू ने हाथ हिलाया और अपनी सांस को सामान्य करने में थोड़ा समय लेते हुए बोले कि वे ठीक हैं, यह बस उनकी पुरानी बीमारी है। मैंने अपने हाथ में बची आधी रोटी को देखा और फिर ठंड से नीले पड़ चुके उनके होठों पर नजर डाली। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने वह रोटी उनकी तरफ बढ़ा दी और उनसे इसे खाने के लिए कहा, यह जोड़ते हुए कि इसमें अभी आधी बची है। वे हिचकिचाए और बोले कि यह तो तुम्हारे खुद के लिए भी पूरी नहीं है। मैंने बिना झिझके झूठ बोल दिया कि मैंने अभी अभी एक पूरी रोटी खाई है और मेरा पेट भरा हुआ है। मैंने यह भी कहा कि जब मैं दौड़ना शुरू करूंगा तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। अचानक मेरा फोन जोर से थरथराया। मैंने अपनी आधी टूटी हुई स्क्रीन वाला फोन बाहर निकाला और ऑर्डर का नोटिफिकेशन लगातार बजने लगा। यह युंडिंग पेंटहाउस की 28वीं मंजिल का एक नया ऑर्डर था। निर्देश में साफ तौर पर लिखा था कि खाना गर्म होना चाहिए और चेतावनी दी गई थी कि अगर खाना ठंडा हुआ तो वे इसे अस्वीकार कर देंगे और खराब रिव्यू देंगे। डिलीवरी के लिए सिर्फ 35 मिनट का समय था। युंडिंग पेंटहाउस का नाम सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। वह शहर के पूर्वी हिस्से का सबसे आलीशान और महंगा रिहायशी इलाका था। वहाँ गेट पर सुरक्षा कर्मियों, सिक्योरिटी गार्ड्स से बहस करने में ही बहुत समय बर्बाद हो जाता था। स्थिति को और बदतर बनाने के लिए ऑर्डर की राशि के बगल में एक पेनल्टी की चेतावनी थी। समय सीमा पार होने पर पूरे पैसों की कटौती और साथ ही $50 का जुर्माना। मैं इस महीने पहले ही 3 बार जुर्माना भुगत चुका था। अगर इस बार फिर जुर्माना लगा तो समझो पूरे महीने की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैंने बूढ़े दादा से कहा कि मुझे जाना होगा और वादा किया कि मैं आज रात उनसे मिलने वापस आऊंगा। बिना कोई और शब्द कहे मैं अपनी खटारा इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठा, थ्रॉटल घुमाया और सीधे उस तूफानी बारिश में निकल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी मानो कोई सीधे मेरे सिर पर पानी उड़ेल रहा हो। आंखों को सिकोड़ते हुए मैं ट्रैफिक के बीच से रास्ता बनाने लगा। रेस्टोरेंट से खाना लेने के बाद जब मैंने समय देखा तो मेरे पास केवल 22 मिनट बचे थे। यह बहुत मुश्किल होने वाला था, लेकिन मुझे अपनी पूरी ताकत झोंकनी थी। मैंने डिलीवरी बॉक्स को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, इस डर से कि कहीं बारिश का पानी उसके अंदर न चला जाए। 14 मिनट बाद मैं युंडिंग पेंटहाउस पहुंचा। मुख्य गेट पर वर्दी पहने एक सुरक्षाकर्मी खड़ा था। मेरी खटारा बाइक को देखते ही उसके चेहरे पर ऐसी घृणा छा गई मानो उसने कोई गंदी बदबू सूंघ ली हो। उसने आक्रामक लहजे में पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे 28वीं मंजिल पर खाना पहुँचाना है और अपने फोन पर ऑर्डर दिखाया। गार्ड ने मुझे सिर से पैर तक देखा और आदेश दिया कि मैं साइड गेट बगल के दरवाजे का इस्तेमाल करूं। जब मैंने पूछा कि साइड गेट कहाँ है तो उसने दाईं ओर इशारा करते हुए कहा कि कोने से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। मैंने घबराकर समय देखा, अब केवल 8 मिनट बचे थे। मैंने उससे विनती की, उसे भाई कहकर समझाया कि मुख्य गेट से जाने में केवल 3 मिनट लगेंगे और मैं बहुत बड़ी जल्दी में हूँ। लेकिन उसने बिना पलक झपकाए 2 टूक कहा कि मुख्य गेट से डिलीवरी की अनुमति नहीं है, यह नियम है। मैंने अपने दांत भींचे, बाइक घुमाई और साइड गेट की तरफ तेजी से बढ़ा। रास्ते में एक निर्माण कार्य का बैरियर अवरोधक आ गया, जिससे पार पाने के लिए मुझे सचमुच अपनी बाइक को उठाकर ले जाना पड़ा। जब मैं आखिरकार साइड गेट पर पहुंचा तो दूसरे गार्ड ने मुझे एंट्री रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए रोक लिया। इस उठापटक में पूरे 4 मिनट बर्बाद हो गए। जब मैं इमारत के अंदर भागा तो मेरे पास केवल 4 मिनट बचे थे। माल ढोने वाली लिफ्ट, फ्रीट एलिवेटर पर रखरखाव जारी है का बोर्ड टंगा था। कोई और चारा न देखकर मैंने पैसेंजर लिफ्ट का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, ऊंची एड़ी के जूते पहने एक महिला ने त्योरी चढ़ाई और पीछे हटते हुए पूछा कि क्या मैं पढ़ नहीं सकता और कहा कि डिलीवरी करने वालों को इस लिफ्ट में
आने की इजाजत नहीं है। सचमुच ठीक बगल की दीवार पर ऐसा ही एक नोटिस चिपका हुआ था। 4 मिनट 28 मंजिलें। मैंने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। मैं तुरंत मुड़ा, आपातकालीन सीढ़ियों, फायर एस्केप का दरवाजा धकेला और अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर दौड़ने लगा। 1 मंजिल, 2 मंजिल, मेरे घुटने सीढ़ियों से जोर से टकराए, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं लड़खड़ाते हुए उठा और गंभीर रूप से लंगड़ाते हुए चढ़ना जारी रखा। 20 मंजिलें, 26 मंजिलें। मेरे फेफड़ों में ऐसा लग रहा था मानो आग लगी हो और हर सांस के साथ मेरे गले में लोहे के जंग जैसा स्वाद आ रहा था। 28वीं मंजिल। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला और गलियारे के कालीन पर गिर पड़ा, लड़खड़ाते और रेंगते हुए आगे बढ़ा। मैंने अपने फोन पर नजर डाली। केवल 1 मिनट और 3 सेकंड बचे थे। मैंने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया और कमरा नंबर 2801 की घंटी बजाई। डिंगडोंग। अंदर से तुरंत एक आदमी की झुंझलाहट भरी आवाज आई जो बड़बड़ा रहा था कि आखिरकार मैं आ ही गया और वह आधी सदी से इंतजार कर रहा था। उसके तुरंत बाद एक महिला की खिलखिलाने की आवाज आई जो उससे कह रही थी कि वह नाराज न हो और सुझाव दे रही थी कि वे बाद में मुझसे घुटनों के बल बैठकर माफी मंगवाएंगे। टेकआउट बैग को पकड़ते हुए मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। मैंने एक गहरी सांस ली और जबरन अपनी भावनाओं को दबाया। इस महीने की सैलरी के लिए मुझे यह सब बर्दाश्त करना ही था। दरवाजे का लॉक खुला और दरवाजा थोड़ा सा खुला। हालांकि कोई इंसान बाहर नहीं आया। एक इंसानी कद से आधा डोगो अर्जेंटीनो नस्ल का कुत्ता उस खाली जगह से बाहर निकल आया। उसने अपना जबड़ा खोला जिससे उसके नुकीले दांतों की पूरी कतार दिखने लगी। उसकी हिंसक आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल कुत्ते ने अपने पिछले पैरों से छलांग लगाई और उसका 70 पाउंड का शरीर एक तोप के गोले की तरह सीधे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा। उसके नुकीले दांत लगभग मेरे चेहरे को काटने ही वाले थे। मैंने सहज रूप से खुद को एक तरफ किया और छाती को बचाने के लिए टेकआउट बैग को आगे कर दिया। कुत्ते का निशाना चूक गया। वह जमीन पर उतरा और तुरंत दिशा बदलकर उसने मेरे बाएं पैर की पिंडली पर जोरदार हमला किया। उसके दांत तुरंत मेरी पैंट को चीरते हुए मांस के अंदर तक धंस गए। मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। मेरे पैर से एक असहनीय दर्द का झटका उठा। घाव से लगातार खून बहने लगा जिससे कालीन का एक हिस्सा तुरंत खराब हो गया। उस कुत्ते ने पैर को इतनी मजबूती से जकड़ रखा था कि वह उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और अपने सिर को बेतरतीब ढंग से झटक रहा था, जिससे साफ था कि वह मेरे पैर को बुरी तरह जख्मी करना चाहता था। मेरा एक हाथ डिलीवरी बॉक्स को बचाने में व्यस्त था जबकि दूसरा हाथ सहज रूप से कुत्ते को मारना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को जबरन रोका। अगर मैंने किसी ग्राहक के कुत्ते को चोट पहुंचाई तो प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से मुझे हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। दांत भींचकर मैं केवल अपने घुटने से कुत्ते के सिर को दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे दूर धकेल सकूं। तभी दरवाजे के अंदर से तीखी हंसी की आवाज आई। रेशमी बाथरोब पहने झाओ काई आराम से दरवाजे के फ्रेम पर झुक गया, मानो वह कोई हास्यास्पद नाटक देख रहा हो। उसके पीछे भारी मेकअप किए एक महिला अपना फोन उठाए इस पूरे दृश्य को रिकॉर्ड कर रही थी। वह खिलखिलाते हुए झाओ काई से बोली कि मैं कितना मजेदार हूँ और बिल्कुल एक जोकर की तरह दिख रहा हूँ। झाओ काई ने अपनी जीभ थपथपाई और कुत्ते को वापस बुलाया। तब जाकर कुत्ते ने अपनी पकड़ छोड़ी और दौड़कर झाओ काई के पैरों के पास चला गया। मेरी बाईं पिंडली पर दांतों के गहरे निशान बन गए थे और दर्द सीधे हड्डियों तक पहुँच रहा था। मेरी पैंट का हिस्सा खून से पूरी तरह भीग चुका था। मैंने उस असहनीय दर्द को बर्दाश्त किया, सीधा खड़ा हुआ और टेकआउट बैग आगे बढ़ाते हुए बेहद विनम्रता से उसे खाना सौंपने लगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, झाओ काई ने अचानक अपना पैर उठाया और टेकआउट बैग के निचले हिस्से पर एक जोरदार लात मारी। खाने के डिब्बे पलट गए और उबलता हुआ गर्म टमाटर का सूप सीधे मेरे चेहरे पर आ गिरा। इससे चेहरे पर जलन और तीखा दर्द होने लगा। झाओ काई ने त्योरियां चढ़ाई, बड़बड़ाया कि यह गंदा है और एक कदम पीछे हट गया। मैंने अपने चेहरे से सूप पोंछा और अपने घायल पैर की तरफ इशारा करते हुए दृढ़ता से कहा कि उसके कुत्ते ने मुझे काटा है और उसे मेरे इलाज का खर्च देना होगा। झाओ काई ने नीचे देखा, लेकिन उसकी नजर सीधे गलियारे के कालीन पर लगे उस बड़े और गंदे दाग पर गई। उसके चेहरे पर घोर घृणा के भाव थे। उसने फर्श की तरफ इशारा किया और मांग की कि मैं देखूं कि मैंने उसके कालीन का क्या हाल कर दिया है। उसने कहा कि यह 1,68,000 का हाथ से बना फारसी कालीन है और पूछा कि क्या मेरी औकात इसे चुकाने की है। मैं गुस्से से भड़क उठा और चिल्लाया कि उसके कुत्ते ने मुझे काटा है, इसमें मेरी क्या गलती है और किसने उससे इतनी करीब खड़े होने के लिए कहा था। झाओ काई ने मुझे नीची नजर से देखा और कहा कि मुझे 1,68,000 पूरे देने होंगे, एक पैसा भी कम नहीं, और पूछा कि मैं पैसे दे रहा हूँ या नहीं। मैंने अपनी मुट्ठियाँ इतनी जोर से भींची कि मेरे नाखून हथेलियों में धंस गए, लेकिन झाओ काई बस हंस पड़ा। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला, नोटों की एक गड्डी निकाली, उसमें से कुछ बिल निकाले और उन्हें सीधे मेरे चेहरे पर मार दिया। पैसे उड़कर जमीन पर गिर गए। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा कि इसे छोड़ो और मेरी दयनीय स्थिति को देखते हुए ये कुछ 100 रुपए मेरे डॉक्टर को दिखाने के लिए काफी होने चाहिए। उसने अपनी चप्पल की नोक से कालीन को छुआ और कहा कि मुझे अभी भी कालीन के पैसे देने होंगे। उसने ताना मारा कि अगर मैं इसे नहीं चुका सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे घुटनों के बल बैठकर कालीन को साफ करना होगा। उसके पीछे खड़ी
वाली महिला जोर जोर से हंसने लगी। मैंने चुपचाप झुककर जमीन पर बिखरे नोटों को एक एक करके उठाया। झाओ काई के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन मैं घुटनों के बल नहीं बैठा। मैंने उन नोटों को करीने से मोड़ा और सीधे झाओ काई की जेब में वापस डाल दिया। मैंने उससे कहा कि मैं अपने इलाज का खर्च खुद उठा लूंगा। मैं तेजी से मुड़ा और लिफ्ट की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ने लगा। मेरे बाएं पैर के हर कदम के साथ पूरे शरीर में एक तीखा दर्द दौड़ रहा था, जिससे कालीन पर खून के पदचिह्नों का एक दयनीय निशान बनता जा रहा था। झाओ काई इस घोर अपमान से गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाया कि मैं वहीं रुक जाऊं, और पूछा कि क्या मुझे लगता है कि मैं इतनी आसानी से जा सकता हूं। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। झाओ काई ने तुरंत अपना फोन निकाला और कॉल किया। उसने फोन पर चिल्लाते हुए पूछा कि क्या यह डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। खुद को ब्लैक गोल्ड वीआईपी झाओ काई बताया और आदेश दिया कि उसे इसी सेकंड क्षेत्रीय प्रबंधक रीजन मैनेजर से कनेक्ट किया जाए। मैं लिफ्ट के पास पहुंचा और नीचे जाने का बटन दबाया। दरवाजा खुलने से पहले ही मेरे फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर स्टेशन मास्टर लिन फान का नाम दिख रहा था। स्टेशन मास्टर की आवाज एक ब्लेड की तरह ठंडी थी, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से पंगा ले लिया है जिससे मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैंने समझाने की कोशिश की और स्टेशन मास्टर से कहा कि ग्राहक के कुत्ते ने मुझे काटा है और मेरा पैर अभी भी दर्द कर रहा है। उसने मुझे सीधे बीच में ही टोक दिया और बकवास बंद करने को कहा। उसने समझाया कि झाओ काई हमारे प्लेटफॉर्म का ब्लैक गोल्ड वीआईपी है और मैनेजर ने खुद यह आदेश दिया है। मैंने बेताबी से पूछा कि आदेश क्या है। उसने बेरहमी से कहा कि मेरा अकाउंट स्थायी रूप से बैन प्रतिबंधित कर दिया गया है और इस महीने की सैलरी ग्राहक के नुकसान की भरपाई के लिए पूरी तरह से काट ली गई है। मैं बेदम होकर दीवार के सहारे टिक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उससे मिन्नतें की, कहा कि मैं पूरे महीने दौड़ा हूँ और वह 4,600 रुपए थे। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि उससे कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह फैसला ऊपर से लिया गया है। उसने मुझे एक सलाह दी कि मुझे इस तरह के रसूखदार लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। कॉल कट गया। मैंने बिना कुछ बोले उस अंधियारी फोन स्क्रीन को देखा। लिफ्ट का दरवाजा खुला और फिर से बंद हो गया, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। मैं बस वहीं शांत खड़ा रहा। फिर मैंने अपने फोन का मेमो ऐप खोला। आज 17 सितंबर था, वांग कियान का जन्मदिन। मैंने आज रात उसे एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाने का वादा किया था। मैंने उस नेकलेस के लिए आधे साल तक पैसे बचाए थे और उसे हर समय अपनी जेब में सुरक्षित रखा था। मैंने जेब में हाथ डालकर महसूस किया, नेकलेस का डिब्बा अभी भी वहीं था। दर्द बर्दाश्त करते हुए मैंने अपनी कमीज की आस्तीन फाड़ी और उसे अपनी पिंडली के घाव पर कुछ बार कसकर लपेट लिया। फिर मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठा और कमर्शियल स्ट्रीट पर स्थित वेस्टर्न रेस्टोरेंट की तरफ भागा। मोका नाइट वेस्टर्न रेस्टोरेंट से हल्की पीली रोशनी बिखर रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा धकेला, रिसेप्शनिस्ट के चेहरे की पेशेवर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मैं सिर से पैर तक भीगा हुआ था। मेरे कपड़ों पर टमाटर के सूप के दाग थे और मेरी बाईं पैंट पर एक चिथड़ा बंधा हुआ था। मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो किसी गंदे नाले से निकाला गया हूँ। उसने घबराकर पूछा कि क्या मेरी कोई बुकिंग है। मैंने उससे कहा कि हाँ, 7:30 बजे की बुकिंग वांग कियान के नाम पर है। रिसेप्शनिस्ट मुझे अंदर ले गई। जैसे ही हम कुछ मेजों के पास से गुजरे, आसपास के मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। मैंने उन्हें न सुनने का नाटक किया। फिर जैसे ही मैं एक पार्टीशन के कोने से मुड़ा, मेरे कदम अचानक वहीं ठिठक गए। खिड़की के पास वाले केबिन बूथ में वांग कियान बेहद खूबसूरत कपड़ों में सजी बैठी थी। हालांकि उसके सामने कोई नहीं बैठा था। इसके बजाय एक मोटा आदमी जिसके गले में मोटी सोने की चेन थी, उसके बिल्कुल पास बैठा था और उसका हाथ उसकी कुर्सी की पीठ पर फैला हुआ था। वह उसके कान के पास झुककर कुछ फुसफुसा रहा था, जिससे वांग कियान की आंखें हंसी से चमक रही थीं। वह खिलखिलाते हुए उस मिस्टर झो से कह रही थी कि वे बहुत बुरे हैं। मैं महज 3 मीटर की दूरी पर खड़ा इस पूरे नजारे को देख रहा था। वांग कियान ने मुझे सबसे पहले देखा। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह घोर घृणा के भाव आ गए। वह अचानक खड़ी हुई, मार्च करते हुए मेरे पास आई और पूछने लगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उसने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा कि मैं अपनी हालत देखूं और पूछा कि क्या उसने मुझसे साफ तौर पर नहीं कहा था कि आज काम की वर्दी पहनकर न आऊं। मैंने समझाया कि मुझे प्लेटफॉर्म से निकाल दिया गया है और मेरे पास कपड़े बदलने का समय नहीं था। वांग कियान की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने गुस्से में पूछा कि क्या मैं इससे भी ज्यादा बेकार हो सकता हूँ और ताना मारा कि मैं बिना नौकरी से निकाले गए खाना पहुँचाने का काम तक नहीं संभाल सकता। मेज के दूसरी तरफ बैठा वह मोटा आदमी हाथ में वाइन का गिलास लिए चल पड़ा। उसने मेरी तरफ देखा और कियान से पूछा कि मैं कौन हूँ। वांग कियान का चेहरा पहले लाल और फिर सफेद पड़ गया। मैंने उस मोटे आदमी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय मैंने अपनी जेब से नेकलेस का डिब्बा निकाला, उसे खोला और उसे जन्मदिन की बधाई दी। वांग कियान ने बस उस पर एक सरसरी नजर डाली। उसने न केवल इसे लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उस मोटे आदमी की तरफ देखा और मुझसे कहा कि मैं पहले यहाँ से जाऊँ, हम किसी और समय बात करेंगे। वह मोटा आदमी जोर से हंस पड़ा और पूछने लगा कि किस और समय की बात हो रही है, और मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए ताना मारा कि उसका बॉयफ्रेंड महज एक डिलीवरी बॉय है। रेस्टोरेंट के हर ग्राहक की निगाहें हम पर टिक गईं। वांग कियान का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। उसने मेरे
हाथ से नेकलेस का डिब्बा झपट लिया और बिना देखे उसे पास के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उसने दुर्भावना से पूछा कि क्या मुझे सचमुच लगता है कि सड़क के किनारे मिलने वाला यह सस्ता आभूषण उसके पहनने के लायक है। मेरा हाथ हवा में ही थम गया। वांग कियान की आवाज और तेज हो गई। उसने चिल्लाकर कहा कि अब बहुत हो चुका और मुझसे कहा कि मैं खुद को देखूं। वह चिल्लाई कि मैं एक भीगे हुए चूहे की तरह भीगा हूँ, घावों से ढका हूँ, और पूछा कि वह एक ऐसे एरेगैरे के साथ रहने की उम्मीद कैसे कर सकता है जो ठीक से खाना भी डिलीवर नहीं कर सकता। उसने घोषणा की कि हमारा ब्रेकअप हो रहा है और आदेश दिया कि मैं उसे फिर कभी न ढूंढूं। इसके साथ ही उसने मेज से अपने बर्फ के पानी का गिलास उठाया और सीधे मेरे चेहरे पर फेंक दिया। पूरा कमरा एक सेकंड के लिए शांत हो गया और फिर वहाँ उपहास भरी हंसी गूंज उठी। मैंने कोई पलटवार नहीं किया। मैंने बस अपना हाथ उठाया, अपने चेहरे से पानी पोंछा, खुद पर से नींबू का टुकड़ा हटाया और उसे शांति से मेज पर रख दिया। वांग कियान और उस मोटे आदमी को एक आखिरी ठंडी नजर देते हुए मैं निर्णायक रूप से पीछे मुड़ा। अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए मैं लंगड़ाते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। बारिश फिर से तेज हो गई थी और मेरे पास रेनकोट नहीं था। मैं सीढ़ियों पर खड़ा रहा और बाइक पर बैठकर अपने किराए के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने से पहले 10 सेकंड से अधिक समय तक उस मूसलाधार बारिश को खुद पर बरसने दिया। 20 मिनट बाद जैसे ही मैं गली में मुड़ा, मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। मेरा पतला कंबल एक कीचड़ के गड्ढे में फैला हुआ था जो पूरी तरह से भीगे हुए चित्रों के ढेर में बदल चुका था। मेरे कपड़े, मेरा कप, मेरा डफेल बैग, सब कुछ उस मटमैले पानी में फेंक दिया गया था। वह मोटा मकान मालिक मेरी मोजे कचरे के डिब्बे में फेंक रहा था। मकान मालिक ने एक नकली मुस्कान बिखेरी और कहा कि मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। उसने बेरहमी से कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और वह मुफ्तखोरों को घर में नहीं रखता, इसलिए मुझे तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। मैंने बेताबी से दलील दी कि मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है और मेरे किराए की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा कि वह डिपॉजिट बिजली पानी के बिल में एडजस्ट हो गया। फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, उसे मेरे चेहरे के सामने 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और उसे कीचड़ के गड्ढे में फेंक दिया। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि किस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा और मुझसे अपना बोरिया बिस्तर समेटकर निकलने को कहा। भारी लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं चुपचाप नीचे बैठा, कीचड़ से अपना डफेल बैग निकाला और जो कुछ भी अभी इस्तेमाल के लायक था उसे अंदर ठूंसने लगा। उस मूसलाधार बारिश में खड़े होकर अपने बैग को गले से लगाए मैंने अपनी जेबें चेक की। मेरे पास केवल $20 बचे थे। एक इंटरनेट कैफे में रात बिताने की कीमत 15 थी, जिसका मतलब था कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। मैं केवल अपने बैग को गले लगा सकता था और पुल के ओवरपास की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ सकता था। मुझे रात बिताने के लिए दादागू के यहाँ गुजारा करना था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अपने बैग को पकड़े हुए मैं पूरे 20 मिनट तक चलता रहा। मेरे बाएं पैर का घाव बारिश के पानी में भीग रहा था, जिससे हर कदम के साथ हड्डियों तक पहुंचने वाला तीखा दर्द हो रहा था। कपड़े की पट्टी बहुत पहले ही ढीली हो चुकी थी, लेकिन जब मैं आखिरकार ओवरपास के नीचे पहुंचा तो मैंने पाया कि दादागू की झोपड़ी ढह चुकी थी। बांस के टूटे हुए खंभे और प्लास्टिक की शीट हवा में बेतरतीब ढंग से फड़फड़ा रहे थे और उनके बिस्तर का सारा सामान बारिश में भीग चुका था। मैंने उन्हें आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने झोपड़ी के मलबे को खोदा और प्लास्टिक की शीट को पीछे हटाया। वह पूरी तरह से खाली था। बूढ़े दादा वहाँ नहीं थे। मैंने जितनी जल्दी हो सके झोपड़ी को फिर से खड़ा किया और एक गीली टी शर्ट से उसके छेदों को बंद कर दिया। काम खत्म करने के बाद मैं अंदर बैठ गया और जोर जोर से हांफने लगा। मैंने अपनी जेब से वह $20 का नोट निकाला। 2 मिनट तक हिचकिचाने के बाद मैं खड़ा हुआ और बारिश में गली के कोने की तरफ भागा। कोने पर एक नूडल की दुकान थी। जब मैं पूरी तरह भीगा हुआ अंदर भागा तो मैंने मालिक से कहा कि मुझे एक्स्ट्रा मीट के साथ बीफ नूडल्स का एक बड़ा कटोरा पैक कर दे। इसकी कीमत $18 थी। भुगतान करने के बाद मेरी जेब में केवल $2 बचे थे। बीफ नूडल्स की सौंधी खुशबू सूंघकर भूख के मारे मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा। भारी मन से घूंट भरते हुए मैंने नूडल्स को अपनी छाती से सटाया और वापस दौड़ पड़ा। जब मैं वापस पुल के नीचे पहुंचा तो झोपड़ी में कोई था। दादागू वापस आ चुके थे और पूरी तरह से मेरे पुराने रेनकोट में लिपटे हुए एक गोले की तरह सिकुड़े बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि मैंने बीफ नूडल्स खरीदे हैं और उनसे आग्रह किया कि वे गर्म गर्म ही इसे खा लें। कोई जवाब नहीं आया। मैंने नीचे बैठकर बूढ़े दादा के कंधे को थपथपाया। मेरे छूते ही वे बर्फ जैसे ठंडे लगे। मैंने जल्दी से उन्हें सीधा किया। दादागू का चेहरा डरावना पीला पड़ चुका था। उनके होंठ काले थे और उनकी आंखें कसकर बंद थीं। मैं जोर से चिल्लाया और अपना हाथ उनके माथे पर रखा। वह आग की तरह तप रहा था। बूढ़े दादा की सांसें इतनी धीमी थीं कि मैं उन्हें बमुश्किल सुन पा रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। सब कुछ भूलकर मैंने खाने को वापस बैग में डाला और बूढ़े दादा को अपनी पीठ पर उठा लिया। वे उम्मीद से कहीं ज्यादा हल्के थे। उन्हें मजबूती
से पकड़े हुए मैं उस भारी बारिश में लंगड़ाते हुए बाहर निकला। मेरे बाएं पैर का घाव पूरी तरह खुल गया था, लेकिन मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और एक उन्मादी दौड़ में बदल गया। यह 3 गलियों की दूरी थी। आधे रास्ते में मैं लड़खड़ाकर बुरी तरह गिर गया, लेकिन मैंने एक हाथ से खुद को संभाला और बूढ़े दादा को गिरने नहीं दिया। मैं रेंगते हुए उठा और ऐसे चलने लगा मानो मेरी जान इसी पर टिकी हो। मैं लगभग रेंगते और लड़खड़ाते हुए सिटी साउथ सेकंड पीपुल्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी हॉल में दाखिल हुआ। मेरी हालत देखकर नर्सें तुरंत एक स्ट्रेचर गरनी लेकर दौड़ी। डॉक्टरों और नर्सों ने उन्हें सीधे इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ाया और मैं उनके पीछे पीछे चला। जब उन्होंने पूछा कि क्या स्थिति है तो मैंने समझाया कि उन्हें तेज बुखार है, और जब मैंने उन्हें ढूंढा तो वे पहले से ही बेहोश थे। डॉक्टर ने मुझे एक तीखी नजर से देखा, नोट किया कि मैं उनका परिवार नहीं हूँ और स्ट्रेचर को सीधे इमरजेंसी रूम के अंदर ले गए। मैं दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गया। मेरी डिलीवरी की वर्दी कीचड़ से सनी थी और मेरा बायां पैर बुरी तरह सूज चुका था। मैं बिल्कुल दयनीय दिख रहा था। 40 मिनट के इंतजार के बाद डॉक्टर आखिरकार बाहर आए। मैंने खुद को सीधा खड़ा करने के लिए दीवार का सहारा लिया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि यह गंभीर निमोनिया के साथ गंभीर डिहाइड्रेशन का मामला है, जिसमें हार्ट फेलियर का बहुत अधिक जोखिम है। उन्हें आईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता थी और इसका खर्च बहुत अधिक होगा। उन्होंने पूछा कि क्या मैं यह निर्णय ले सकता हूँ। आईसीयू का खर्च कम से कम 2000 प्रतिदिन था। मेरी जेब में केवल $2 थे। लाल आंखों के साथ मैंने अपने दांत भींचे और उनसे कहा कि पहले उनका इलाज करें, और कसम खाई कि मैं पैसों का कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। रात के 2 बजे दादागू को इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन एरिया में शिफ्ट कर दिया गया। उनके शरीर से विभिन्न ट्यूब जुड़े हुए थे और ईसीजी मॉनिटर लगातार बीप कर रहा था। मैंने एक स्टूल खींचा, बिस्तर के पास बैठा और उनके कंबल को थोड़ा और ऊपर खींच दिया। मुझे याद आया जब मैं 2 साल पहले उनसे पहली बार मिला था। वे एक कचरे के डिब्बे से तरबूज के छिलके निकाल कर खा रहे थे और मैंने उन्हें अपना रात का खाना दे दिया था। इतने समय के बाद भी मुझे उनका पूरा नाम तक नहीं पता था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि वे मुझे हमेशा शाओफान बुलाते थे। तभी मैंने उन्हें बेहद कमजोर आवाज में मेरा नाम फुसफुसाते सुना। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। दादागू ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली थीं और मुझे देख रहे थे। मैंने जल्दी से उनसे कहा कि वे होश में आ गए हैं और मैं अभी डॉक्टर को बुलाने जाता हूँ। अचानक उनकी सूखी उंगलियों ने आश्चर्यजनक ताकत के साथ मेरी कलाई पकड़ ली। उन्होंने बेहद कमजोर आवाज में मुझसे डॉक्टर को न बुलाने की भीख मांगी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब कोई कल नहीं है। बूढ़े दादा ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और अचानक उनकी धुंधली आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। मैंने धीरे से उनसे कहा कि मैं यही हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम पास हो गए। ईसीजी मॉनिटर की हरी रेखा 2 बार तेजी से ऊपर नीचे हुई और उसके बाद एक लंबी निरंतर टोन गूंजने लगी, एक सपाट सीधी रेखा। उनका हाथ पूरी तरह से ढीला पड़ गया। मैं खड़ा हुआ और पागलों की तरह बूढ़े दादा का हाथ हिलाने लगा, उनका नाम चिल्लाने लगा। नर्सें अंदर दौड़ी और उन्होंने मुझे पीछे धकेल दिया। सीपीआर डिफाइब्रिलेशन। मुझे गलियारे में बाहर भेज दिया गया। उस शीशे के पार से मुझे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे सिर्फ वह हरी रेखा दिख रही थी जो पूरी तरह से सपाट हो चुकी थी। दादागू की मृत्यु रात 2:47 बजे हुई। पुनर्जीवित करने के 20 मिनट के प्रयासों के बाद डॉक्टर शीशे के दरवाजों से बाहर आए, अपने मास्क को अपनी ठुड्डी तक खींचा और धीरे से अपना सिर हिला दिया। मैं कुछ नहीं बोला। मैं गलियारे में दीवार के सहारे मजबूती से टिका खड़ा रहा और बहुत देर तक फर्श की टाइलों की दरारों को देखता रहा। नर्स ने मुझसे कागजात, मृत्यु प्रमाण पत्र और शव निपटान प्राधिकरण पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। चूंकि उनका कोई अन्य पारिवारिक सदस्य नहीं था, इसलिए अस्पताल केवल मेरी तरफ ही रुख कर सकता था। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मेरा हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। यह सिर्फ दुख नहीं था, यह एक सुन्न कर देने वाली प्रतिक्रिया थी, जैसे सिर पर कोई भारी चोट लगती है और दर्द को आपकी नसों तक पहुंचने में कुछ दर्दनाक सेकंड लगते हैं। सुबह होते ही मैं मुर्दाघर मौक गया। दादागू एक ठंडे चांदी के दराज में लेटे हुए थे। मैंने सफेद चादर को पीछे हटाया और आखिरी बार बूढ़े दादा को देखा। वे बहुत शांत दिख रहे थे। जब वे जीवित थे उससे कहीं बेहतर। मैंने फुसफुसाते हुए उनसे पूछा कि उनके उन आखिरी शब्दों का क्या मतलब था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद जो हुआ वह मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा कठिन था। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आपको एक अस्थिकलश, अंतिम संस्कार, क्रेमेशन और एक दफन स्थल की आवश्यकता होती है। सबसे सस्ते पैकेज की कीमत भी $2100 थी, लेकिन मेरे नाम पर केवल $2 थे। मेरी मजदूरी प्लेटफॉर्म द्वारा जब्त कर ली गई थी। मेरा डिपॉजिट मकान मालिक ने हड़प लिया था और नेकलेस कचरे में जा चुका था। मैं 1 घंटे तक अस्पताल के गलियारे में बैठा रहा और अपने कॉन्टैक्ट्स की सूची को 3 बार देखा। मेरे पास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे मैं पैसे उधार ले सकूं। मैं एक अनाथालय से आया था। मेरा कोई परिवार नहीं था, इसलिए मैंने एक अत्यधिक ब्याज दर और क्रूर रिकवरी वाले लोन ऐप को डाउनलोड किया। मैं पहले इन चीजों से नफरत करता था, लेकिन इस समय मेरे पास प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मंजूरी मिलने में 2 घंटे लगे। दोपहर में मेरे खाते में $3000 आ गए। अजीबोगरीब हैंडलिंग फीस काटने के बाद मुझे 2700 मिले। यह काफी था। अंतिम संस्कार तीसरे दिन था। यह उपनगरीय
नगरीय कब्रिस्तान के सबसे एकांत कोने में था, जो सबसे सस्ता दफन स्थल हो सकता था, जिसकी हेडस्टोन शिलालेख केवल कच्चे सीमेंट से बनी थी। मैं नक्काशी के पैसे नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने एक परमानेंट मार्कर का उपयोग करके लिखा, गुश शिंदे की कब्र। मैं जमीन पर बैठकर पेपर मनी कागजी नोट जला रहा था। हवा में लपटें जोर से फड़फड़ा रही थीं। मैं एक्स्ट्रा मीट के साथ बीफ नूडल्स का वह बड़ा कटोरा भी लाया था और उसे सावधानी से हेडस्टोन के सामने रख दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं बीफ नूडल्स लाया हूँ, यह जोड़ते हुए कि यह एक्स्ट्रा मीट वाला बड़ा कटोरा है। कागज की राख उड़कर भूरे आसमान में विलीन हो रही थी। तभी मुझे पीछे से कारों के इंजन की आवाज सुनाई दी। 2 कारें अंदर आईं और पास में पार्क हो गईं। 5 या 6 लोग बाहर निकले। उनका नेतृत्व में कोट पहने एक मोटी महिला कर रही थी, जिसके पीछे सलीकेदार सूट पहने कई पुरुष थे। वे सीधे मेरे पास आए और सीमेंट की हेडस्टोन को देखने लगे। उस मोटी महिला ने घृणा से उपहास उड़ाते हुए पूछा कि क्या यह गुश शिंदे की कब्र है, और टिप्पणी की कि यह कितनी दयनीय दिख रही है। मैं खड़ा हुआ और मांग की कि वे बताएं कि वे कौन हैं। उसने गर्व से घोषणा की कि वह गुश शिंदे की भतीजी है और अपने पीछे इशारा करते हुए कहा कि वे सब उसके दूर के रिश्तेदार हैं। मैंने उससे कहा कि जब वे जीवित थे तब तो वे कभी नहीं दिखे, और पूछा कि अब उन्हें इससे क्या मतलब है। उसने अपनी आंखें मटकाई। अचानक वह आगे बढ़ी और उसने लोहे के बर्तन पर एक जोरदार लात मारी। आग का बर्तन लुढ़क गया, जिससे राख हर तरफ बिखर गई। बीफ नूडल्स का कटोरा भी पलट गया, जिससे नूडल्स और गर्म सूप पूरी मटमैली जमीन पर बिखर गए। वह अपने हाथों को कूल्हों पर रखकर खड़ी हो गई और मांग करने लगी कि बूढ़े दादा का सामान कहाँ है, उनकी बैंक पासबुक, उनका कैश। वह चिल्लाई कि उन्होंने जीवन भर कचरा इकट्ठा किया है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने एक भी पैसा न बचाया हो। उसने आक्रामक रूप से पूछा कि क्या उन्होंने मुझे कभी बताया था कि उन्होंने अपने पैसे कहाँ छिपाए हैं। मैंने जमीन पर बिखरे उन बर्बाद नूडल्स को देखा और कुछ नहीं कहा। सिगरेट पीते हुए एक युवक आगे आया और अपनी चाची से बोला कि उसे लगता है कि बूढ़े के पास सचमुच कोई पैसा नहीं था। उसने कब्र की तरफ इशारा करते हुए नोट किया कि हेडस्टोन भी कंक्रीट का बना है। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या उनके पास कम से कम एक फोन था और उनके विचैट वेचैट बैलेंस के बारे में जानना चाहा। मैं आखिरकार बोला। मेरी आवाज थोड़ी भारी थी। मैंने उनसे कहा कि जब वे गुजरे तो उनकी जेब में केवल उनका सैन्य कोट और $3.20 थे। मैंने कहा कि अगर वे चाहें तो मैं इसे अभी उन्हें दे सकता हूँ। उस मोटी महिला ने कुछ सेकंड के लिए मुझे देखा और फिर एक तीखी जहरीली हंसी बिखेरी। उसने लाल नाखूनों वाली उंगली से मेरे सिर को कुरेदा और मुझे बेवकूफ कहा। उसने एक बूढ़े कचरा बीनने वाले का अंतिम संस्कार करने के लिए मेरा मजाक उड़ाया। पूछा कि क्या मैं खुद को कोई संत समझता हूँ, और सवाल किया कि क्या मुझे सचमुच लगता था कि उसकी देखभाल करने के लिए मुझे कोई इनाम मिलेगा। उसके बगल में खड़े पुरुष जोर जोर से हंसने लगे। मैंने उनसे चुप रहने को कहा। उसने पलटकर पूछा कि मैंने अभी क्या कहा। मैंने इसे दोहराया और उनसे चुप रहने को कहा। मैं मुड़ा और सीधे उनकी आंखों में देखा। मैं चिल्लाया कि वे उनके अंतिम संस्कार में तक शामिल नहीं हुए और अब वे यहाँ एक मृत व्यक्ति की जेबें टटोलने आए हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर उनमें थोड़ी सी भी शराफत बची है तो वे उस आग के बर्तन को उठाएं और बूढ़े दादा के सामने झुकें। अगर नहीं तो मैंने उन्हें यहाँ से दफा हो जाने को कहा। महिला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जमीन पर थूका और कहा कि गरीब होना वाकई दयनीय है। उसने पूछा कि मेरी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने तेवर दिखाने की, और सवाल किया कि एक मामूली डिलीवरी बॉय खुद को क्या समझता है जो उसे बताए कि क्या करना है। वह अपनी एड़ी पर मुड़ी और मार्च करते हुए निकल गई। कीचड़ में लगभग फिसलते फिसलते बची। उस युवक ने बुदबुदाया कि यह जगह बेहद अपशगुनी है और उन सभी को जाने के लिए कहा। मेरे पास से गुजरते हुए अपनी सिगरेट का टुकड़ा फेंकते हुए वह हंसा और बोला कि गरीब होना दयनीय है, और मैंने मुफ्त में उसकी सेवा की। वह काफिला धूल का एक बड़ा गुबार उड़ाते हुए घमंड से तेजी से निकल गया। पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, केवल कब्र के पास जल रहे अखंड दीपक की हल्की रोशनी थी। मैं वहाँ से नहीं गया। मैंने आग के बर्तन को सीधा किया और फिर से पेपर मनी जलाना शुरू कर दिया। मैंने अपने आखिरी $2 निकाले और उन्हें सावधानी से कब्र के सामने रख दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास बस यही बचा है। मैंने इर्गुओतो शराब की एक बोतल निकाली, थोड़ी जमीन पर गिराई और खुद एक बड़ा घूंट लिया। मैंने उनके आखिरी शब्दों को खुद से बुदबुदाया, तुम पास हो गए। अभी भी यह समझने में पूरी तरह असमर्थ कि बूढ़े दादा का इससे क्या मतलब था। अचानक हवा बहुत तेज हो गई। तेज आंधी के कारण सरू के पेड़ पूरी तरह से एक तरफ झुक गए। उसके तुरंत बाद हेडलाइट्स की चकाचौंध कतारों ने हाईवे के ठीक पास के जंगल को रोशन कर दिया। ऊपर एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। 50 मीटर आगे एक खाली जगह पर एक काला भारी भरकम हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उतरा। उसकी तेज हवा ने आसपास की घास को पूरी तरह से सपाट कर दिया। केबिन के दरवाजे तुरंत खुल गए। काले सूट में सजे 1 दर्जन से अधिक बॉडीगार्ड बाहर निकले और 2 बेहद साफ सुथरी कतारें बनाकर सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरा पहला डरावना विचार यह था कि आखिरकार लोन रिकवरी वाले मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैंने अपनी शराब की बोतल पकड़ी, जमीन से उठा और पीछे हटते हुए सीधे हेडस्टोन से टिक गया। मैंने उन्हें और करीब न आने की चेतावनी दी। बॉडीगार्ड्स रुक गए। उस फॉर्मेशन के बीच से 50 की उम्र का एक व्यक्ति बाहर
निकला। उसने एक शानदार सूट पहन रखा था और उसके हाथ में धातु के क्लैप्स वाला एक ब्रीफकेस था। वह मेरे ठीक 3 मीटर आगे आकर रुका। फिर उसने गहराई से झुककर पूरे 90 डिग्री का प्रणाम किया। उसने मेरा स्वागत करते हुए कहा, युवा मालिक। उसके पीछे उन दर्जन भर बॉडीगार्ड्स ने एक साथ सुर में झुककर जोर से उसके अभिवादन को दोहराया। बोतल पर मेरी मजबूत पकड़ ढीली नहीं हुई और मैंने पूछा कि वे कौन हैं। उस व्यक्ति ने खुद को सीधा किया और सम्मान पूर्वक दोनों हाथों से एक बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाया। उसने अपना परिचय झांग शांगवेन के रूप में दिया, जो स्वर्गीय मिस्टर गु के निजी मुख्य कानूनी सलाहकार, चीफ लीगल एडवाइजर और गु फैमिली ट्रस्ट के कार्यकारी अटॉर्नी थे। मैंने पूरी तरह से हैरान होकर उस बिजनेस कार्ड को देखा और पूछा कि उनका किस मिस्टर गु से मतलब है। वकील झांग की आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मतलब मिस्टर गु शिंगहुई से था, वही दादा गु जिनकी मैं देखभाल कर रहा था। मैंने बोतल नीचे की, लेकिन पूरी तरह से सतर्क रहते हुए उनसे कहा कि दादा तो बस एक कचरा बीनने वाले थे और निश्चित रूप से उनसे कोई गलती हुई है। वकील झांग ने दृढ़ता से कहा कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और लाल आधिकारिक मुहरों वाले दस्तावेजों का एक पुलिंदा बाहर निकाला। उन्होंने समझाया कि मिस्टर गु शिंगहुई शहर के गुज रियल एस्टेट ग्रुप के संस्थापक थे और उनके पास कुल घरेलू और विदेशी संपत्ति 11.7 बिलियन आरएमबी थी। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मेरा दिमाग पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो चुका था। 11.7 बिलियन और कचरा बीनने वाले दादागू, ये दो विचार मेरे दिमाग में किसी भी तरह फिट नहीं बैठ रहे थे। उन्होंने मुझे हाथ से लिखा एक दस्तावेज सौंपा। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी और बेतरतीब थी, लेकिन उस पर लिखा था, मैंने 3 साल तक गरीब होने का नाटक किया। बिना पैसों के मेरा कोई भी रिश्तेदार कभी मेरे पास नहीं आया, केवल यह बच्चा शाओफान। इसने मुझसे कभी एक पैसा नहीं मांगा, फिर भी इसने मुझे अपनी रोटियां दी और मुझे अस्पताल ले गया। ऐसा व्यक्ति ही मेरी संपत्ति का वारिस होने के लायक है। नीचे गु शिंगहुई के हस्ताक्षर थे और लाल अंगूठे के निशान से उसे सील किया गया था। मैंने उस अंगूठे के निशान को बहुत बहुत देर तक देखा। मैं उस हाथ को पहचानता था। यह वही सूखा हुआ हाथ था जिसने अस्पताल में मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा था। तुम पास हो गए तो उसका असली मतलब यह था। इसके बाद वकील झांग ने एक अत्यधिक मोटा नोटरीकृत वसीयतनामा निकाला। उन्होंने घोषणा की कि स्वर्गीय मिस्टर गु ने अपने नाम के तहत सभी संपत्तियां, जिसमें 1 बिलियन आरएमबी नकद जमा और शहर के केंद्र की शिंगहुई कमर्शियल स्ट्रीट का 100% स्वामित्व शामिल है, पूरी तरह से मिस्टर लिन फान के नाम कर दिया है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और घोषणा की कि इस क्षण से मैं इन संपत्तियों का एकमात्र कानूनी मालिक हूँ। मैंने शून्य भाव से उन दस्तावेजों को थाम लिया और वे कागजात हवा में जोर जोर से कांप रहे थे। 1 बिलियन नकद, 1 बिलियन पहले ही जमा किया जा चुका था।